हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए लेवल 2 के लिए एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 का पार्ट 2। पहला प्रश्न, निम्न में से जैन दर्शन के 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? सत्य, अहिंसा, ज्ञान या अस्त्य। इनमें से कौन सा जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान। क्योंकि सत्य, अहिंसा और अस्त्य तो है। देखो जैन दर्शन के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो देखो इसमें सबसे पहले आता है सत्य, फिर अहिंसा, अहिंसा के बाद अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का पता किसने ऐड किया था? तो ये अपने महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो 5 महाव्रत है, उसमें से कौन सा नहीं शामिल है? तो इन शब्दों की बात करें तो इनमें ज्ञान शामिल नहीं है, क्योंकि सत्य है, अहिंसा है और अस्त्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन से स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें वृषभ मुद्रा यानी बेल की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चनोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वृषभ मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से बेल की जो मुद्रा है, बेल छपा हुआ मुद्रा या फिर वृषभ छपी हुई मुद्रा प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो को पता है क्या कहते हैं? ये मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। और ये दक्षिण एशिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और इसकी खोज किसने करी थी? तो जो मृतकों का टीला है, तो मृतक से रिलेट करेंगे राखलदास बनर्जी। किसको? राखलदास बनर्जी साहब है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? तो ये 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? इन जो जैन धर्म के तीर्थंकर है उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया हुआ है, कौन सा ग्रंथ है वह? उवासक दशाओं, आदि पुराण, भगवती सूत्र या कल्प सूत्र। तो इसमें किसमें तीर्थंकरों के जीवन चक्र का वर्णन किया हुआ है? तो हमें पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनके जीवन चरित्र का वर्णन किसमें किया हुआ है? तो जो कल्प सूत्र नाम का जो ग्रंथ है, क्या नाम है ग्रंथ का? कल्प सूत्र। उसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया हुआ है। और एक कल्प सूत्र की रचना किसने करी थी? कल्प सूत्र किसने लिखा? तो ये लिखा था भद्रबाहु ने। किसने लिखा था कल्प सूत्र? भद्रबाहु साहब ने लिखा था। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना करी थी। और कल्प सूत्र में दे क्या रखा है? तो उनकी जीवनी दे रखी है। जो तीर्थंकर है ना, उनकी जीवनी इसमें दे रखी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषता इसे जैन धर्म से अलग करती है? यानी कौन सी वो स्पेशलिटी है जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है? वैसे मोटा मोटी देखते तो देख, अहिंसा उसमें भी पार्ट है, अहिंसा जैन धर्म में भी पार्ट है ना, सत्य उसमें भी पार्ट है, उसमें भी है। लेकिन क्या चीज है जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है? अत्यधिक सुख का तिरस्कार, अत्यधिक आत्मनिग्रह का तिरस्कार, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ये दोनों ही चीजें है ना, जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है। किस प्रकार? तो इसमें क्या हुआ है कि जैन धर्म में तो सुख का पूरी तरह त्याग किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग को अपनाया गया है। यानी आपको न ज्यादा तकलीफ पाने की जरूरत है, न ज्यादा आपको भोग करना है। तो मतलब आपको बीच का मार्ग अपनाना है। लेकिन जैन धर्म में थोड़ी सी रिजिडिटी है, थोड़ा सा इसमें मतलब कठोरता का पालन किया जाता है। तो अत्यधिक सुख का तिरस्कार और ये इसमें शामिल, ये अंतर मुख्य कारण है, बिल्कुल है। और अत्यधिक आत्मनिग्रह भी नहीं हो जाना है, तो इसका भी तिरस्कार किया गया। तो ये दोनों अंतर है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अलग अलग है। तो देखो जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या की बात करी गई है ना, और शरीर को त्याग करना आवश्यक है। यानी अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, है ना। और जो बौद्ध धर्म है उसमें घोर तपस्या, मतलब जो तपस्या का लेवल है वो थोड़ा इतना कठोर नहीं है। जैन धर्म के अंदर आत्मा में विश्वास किया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता। आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता बौद्ध धर्म में, लेकिन पुनर्जन्म में किया जाता है, ये ध्यान रखना। और जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में इस प्रकार की अनुपस्थिति की गई है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिगंबर और श्वेतांबर जैन है कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जैन धर्म थोड़ा सा ज्यादा रिजिड है और बौद्ध धर्म थोड़ा सा लिबरल है। सामान्य लोग यानी ज्यादा शरीर को तकलीफ दिए हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन मोक्ष तो भाई साहब तकलीफ पाने पे ही मिलेगा, तो ये मान के चलो। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म में जो त्रिरत्न बताए गए हैं, 3 रत्न बताए गए हैं, उनमें से क्या शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक स्मृति, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान। तो जैन धर्मों के जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक स्मृति शामिल नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि क्या क्या शामिल है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, लेकिन सम्यक स्मृति नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा।
और कला में त्रिरत्नों को अक्सर त्रिशूल से दिखाया जाता है ना? किस में दिखाया जाता है? त्रिशूल में दिखाया जाता है। यानी त्रिशूल से क्या निकलता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न का एक तरीके से प्रतीक इस त्रिशूल का माना जाता है। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें क्या चीज सम्मिलित नहीं है? शील, प्रज्ञा, भक्ति, समाधि। तो इसमें जो भक्ति है वो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? भक्ति नहीं है। अब ये अष्टांगिक मार्ग के जो 8 बिंदु है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना? तो इसको ऐसे एक वर्ड को याद रखो। सम्यक तो समय लगेगा ही। दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो, शील है, प्रज्ञा है, समाधि है, लेकिन भक्ति इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी जो महाराज मौर्य सम्राट है अशोक, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अशोक के बाद में जो राजपाट संभाला था मौर्य एम्पायर का, वो संभाला था कुणाल ने। किसने? कुणाल ने संभाला था बौद्ध अशोक के बाद में। अशोक के बाद में कुणाल मौर्य साम्राज्य का राजा बना था। उसी समय पश्चिमोत्तर भाग में साम्राज्य अलग होने लगे। लेकिन जैसे अशोक ने क्या किया था? अहिंसा को अपना लिया था। अगर राज्य का राजा अहिंसा को अपनाएगा तो राज्य ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये स्वाभाविक है। तो अशोक के मामले में ऐसा ही हुआ। इन्होंने अहिंसा पे कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया था। तो बाद में अलग अलग जगह से मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और वहाँ से उठ खड़े हुए और उसका प्रॉपर मुकाबला नहीं हो सका। तो बाद में वो पार्ट अलग होना स्वाभाविक था। तो इस कारण धीरे धीरे जो मौर्यन एम्पायर है वो उसका पतन शुरू हो गया। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? मौर्यन जो साम्राज्य उसे खत्म करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? जब मुगल काल था, है ना, बाबर के साथ शुरू हुआ और बाद में बहादुर शाह जफर तक चला था, तो उसमें वित्त मंत्री को क्या कहते थे? वर्तमान में जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हम, उसे मुगल काल में क्या कहते थे? वाकिया नवीस, सद्र उल सुदूर, दीवान आला या मीर बख्श। तो क्या कहते थे? उसे दीवान आला कहते थे। दीवान आला किसे कहते थे? मुगल काल में दीवान आला कहते थे वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को। किसे कहते थे? फाइनेंस मिनिस्टर को कहते थे, है ना? फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या कहते थे? दीवान ए आला कहते थे। ठीक है। अच्छा, दीवान ए आला कार्य क्या करता था? तो जो भी आज वित्त मंत्री कार्य करता था, जैसे राजस्व और वित्त का अधिभार उसके पास में था, इसके साथ ही भू राजस्व का आकलन भी यही करता था और हिसाब की जांच पड़ताल करने का कार्य भी दीवान ए आला ही करता था। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो मौर्य एम्पायर का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो इसमें से कौन सा होगा? तो मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, लेकिन अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर्यक वंश का था। किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु ये हर्यक वंश का जो संबंधित था, हर्यक वंश से। ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य एम्पायर के पार्ट रहे हैं। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार, दीवान, मीरबख्श या सूबेदार। तो मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को कहते थे मीरबख्शी। जो सेना का हेड होता था मुगल प्रशासन के समय, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे मीरबख्शी। क्या कहते थे? मीरबख्शी कहा जाता था। ठीक है। तो सेना का मुखिया मुगल जो मतलब सेनापति कह सकते हैं एक तरीके से। सेनापति को क्या कहते थे? सेनापति को कहते थे मीरबख्शी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य कौन से नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? ये कह सकते हैं तैमूर खां, जहांगीर खां, जोना खां या अली खान। तो मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरा का नाम था जोना खां। किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? जोना खां के नाम से भी जाना जाता था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जोना खां का या मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा था 1325 से लेके 1351 तक, यानी लगभग 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। उसका मूल नाम क्या था? मूल नाम उसका उलूग खां था, है ना? और वो थोड़ा सा सनकी टाइप का था। उसने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, जैसे उसने जैसे सांकेतिक मुद्रा, जैसे आज सांकेतिक मुद्रा चलती है ना, उस तरह से उसने उस समय पे 1325 वाले टाइम में 1325 से 51 के मध्य सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। और उसने चमड़े के सिक्के बनाए थे और
उसने कई सारी नहरें बनवाई ना, केसीसी वगैरह शुरू करवाई, जो आज के कॉन्सेप्ट में हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना, तो उसने उस समय पे शुरू किया था। उसे स्वप्नशील कहते हैं, रक्त पिपासु कहते हैं, पागल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, और ये जोना खां के नाम से भी उपनाम से प्रसिद्ध है, और इसका मूल नाम था उलुग खां। अगर हमसे पूछे मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा उलुग खां। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो हम सबको पता है कि पहले तो पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद में खानवा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत पे बादशाह डिसाइड होनी थी, उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, और बाद में वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और मुगलिया सल्तनत या मुगल एम्पायर को स्थापना इसने करी थी। कब करी थी? तो ये 1526 में गई, लेकिन 1530 तक ना ये युद्ध ही करता रहा। मतलब जो साम्राज्य स्थापना करने के क्रम में वो संघर्ष ही करता रहा। तो 1530 मतलब ये मान के चलो 1527 में खानवा वाला युद्ध हुआ था ना, तब से मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में हो गई थी। इसका जन्म कहाँ पे हुआ? तो हमें पता है फरगना में इसका जन्म हुआ था। हुआ कब था जन्म? तो 1483 में इसका जन्म हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ ही, और राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ 1527 में हुआ। अहमदाबाद मील हड़ताल, मील मजदूर आंदोलन या अहमदाबाद मील हड़ताल ना गांधी जी द्वारा की गई थी, वो कब हुई थी? 1918, 1930, 1919 या 1917? तो इसका आंसर है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? यह 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ ही था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी उसी समय चला था। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये पैरेलल चल रहे थे एक तरीके से। और चंपारण आंदोलन आपको पता ही है, गांधी जी को भारत के अंदर पहचान दिलाने वाला जो प्रमुख आंदोलन था वो कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन के समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, किसने? गुरुदेव ने ना, कौन? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन के सफल संचालन के कारण दी थी। और राम कुमार शुक्ल वे गांधी जी से आकर मिले थे, और उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन में मतलब एंट्री करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए बात की गई थी? मद्रास, कलकत्ता, लाहौर या दिल्ली? तो देखो, कांग्रेस पहले क्या कर रही थी? कांग्रेस कह रही थी अंग्रेजों से कि भाई अंग्रेजों, हमें आप पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमें डोमिनियम स्टेटस दे दो। डोमिनियम स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियम स्टेटस का मतलब होता है कि जो नाम की सत्ता तो ब्रिटेन के पास रहेगी, और जो सत्ता का संचालन किया जाएगा वो भारत के भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज इस पे मान नहीं रहे थे, इन्होंने पहले माना ही नहीं। बाद में थक हार के कांग्रेस ने क्या किया? इन्होंने कहा कि अब तो हमें डोमिनियम फोमिनियम कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और ये किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कहा था लाहौर अधिवेशन में, जब जो ये इनके जो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था ना, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था उसमें। तो यह 45 नंबर का अधिवेशन था। कितने नंबर का था? 45 नंबर का अधिवेशन था। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय इसी कारण लिया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, उससे क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अपभू। क्या कहेंगे? अपभू कहेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी की बात कर रहा है, क्या कहेंगे? अपभू कहेंगे, न कि पृथ्वी और सूर्य की। यहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप अपसौर उपसौर में कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात कर रहा है पृथ्वी और चंद्रमा की, इनके बीच में जब अधिकतम दूरी होती है, बेस्ट दूरी होती है, तो इसे क्या कहेंगे? अपभू। क्या कहेंगे? अपभू कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ठंडी हवा है? इनमें से कौन सी है जो ठंडी हवा है? सिराको, जोंडा, खमसीन या बोरा? तो ठंडी हवा कौन सी इनमें से? तो इनमें से जो बोरा है वो ठंडी हवा है। कौन सी? बोरा। बाकी सिराको, जोंडा और खमसीन कैसी हवाएं हैं? सिराको, जोंडा और खमसीन है ना, ये तीनों गर्म हवाएं। खमसीन कहाँ चलती है? तो खमसीन मिस्र में चलती है। और बोरा कहाँ चलती है? बोरा यूगोस्लाविया में चलती है। कहाँ चलती है? यूगोस्लाविया में। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? इनमें से
मतलब पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो परिक्रमण, एक घूर्णन। घूर्णन का तात्पर्य होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यानी एक दिन में चक्कर लगाती है, घूमती रहती है ऐसे। और दूसरा होता है परिक्रमण, जैसे परिक्रमा की जाती है एक बिंदु पे, उसी तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा करने का कौन सा प्रभाव नहीं है, बाकी तीन तो परिक्रमा करने का प्रभाव है, लेकिन एक नहीं है। कौन सा? दिन रात बनना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, सूर्योदय दोपहर या सूर्यास्त होना, या फिर हवाओं की पेटियों का खिसकना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सूर्योदय होना, दोपहर होना और सूर्यास्त होना, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। किस कारण? घूर्णन गति के कारण होता है। वैसे दिन रात भी घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। तो ऋतु में परिवर्तन हो गया, ये बिल्कुल पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। और हवाओं की पेटी को खिसकना, यह भी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी है ना अपने अक्षांश पे टिल्ट है, थोड़ी सी। कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश मतलब डिग्री टिल्ट है अपने, मतलब ऐसे नहीं है पृथ्वी एग्जैक्टली। पृथ्वी थोड़ी सी इस तरह से मुड़ी हुई है, डेड झुकी हुई है अपने अक्ष पर, है ना। तो इस कारण क्या होता है? सर्दियां और गर्मियां होती है, और ये घूमती है तो कभी सूर्य की तरफ, इस तरफ ये वाला पार्ट सूर्य की तरफ ही रहेगा, तब यहाँ पे गर्मी रहेगी और इधर सर्दी सर्दी रहेगी। और जब परिस्थिति विपरीत होगी तो इसकी विपरीत परिस्थिति हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसका एवरेज वेग कितना है? एवरेज स्पीड कितनी है पृथ्वी की, किस स्पीड से चलती है? तो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 25.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 24.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी ना सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो स्पीड कितनी है इसकी? तो इसकी स्पीड है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी एक सेकंड में पृथ्वी 29.8 किलोमीटर चली जाती है, यानी टक करके आवाज आएगी, पृथ्वी 30 किलोमीटर आगे चली जाएगी, है ना। तो इस स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और सबसे तेज, यानी अगर ग्रहों की बात करें तो सबसे तेज स्पीड किसकी है? तो पृथ्वी से भी तेज है एक, कौन है? बुध ग्रह है ना, वो पृथ्वी से भी ज्यादा तेज है। कितना? उसकी स्पीड तो लगभग 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा नहीं प्रति सेकंड। 50 किलोमीटर एक सेकंड में बुध जाता है 50 किलोमीटर, और प्रति जाती है लगभग 30 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर। ठीक है, प्रति घंटे में तो बहुत ज्यादा होगी। प्रति घंटे में देख लो, 50 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से एक बार, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 पंजा 180, 180 के बाद में 3 जीरो और लगा दो, यानी 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। कौन? बुध जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो उसी तरह से निकाल लो, 30 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 6 6 36 36 32 33 108, 108 और 3 जीरो और लगा दो, तो लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है पृथ्वी। और प्रति सेकंड की बात करें तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है पृथ्वी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी तल पर जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है, 180 डिग्री पे खींची गई है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो इसे क्या कहेंगे? जो 180 डिग्री पे खींची गई है उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कुछ जगह पे मोड़ा गया है। देखिए ये 180 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है, 180 वाली डिग्री वाली रेखा दे रहे हैं, लेकिन ये आनी तो ऐसे चाहिए कायदे से, तो लेकिन इसको ऐसा नहीं माना गया है क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिसके आधार पे मतलब समय का निर्धारण होता है। तो यहाँ देखो इस तरह से टेढ़ी चली हुई है, और यहाँ पे जो ये बेरिंग सागर है यहाँ से थोड़ी मुड़ी हुई है, फिर इस तरह से वापस इस पार्ट में ऐसे आ गई, फिर इस तरह से वापस घूमी हुई है। इसका कारण क्या है? अगर ये सीधी आती तो यहाँ पे क्या होता है? इस रेखा के इस साइड और इस साइड एक दिन का फर्क होता है। तो ये रशिया का पार्ट है, तो रशिया के पार्ट में समस्या हो जाती कि इधर से इधर यहाँ पे जो यहाँ लोग रहते हैं उनको समस्या हो जाती, फिर इस तरह से। लेकिन इसको समय को सही तरीके से सेटल करने के लिए, ताकि समय को लेकर कोई दुविधा नहीं हो लोगों में, एक ही जगह में रहने वाले लोगों में, इस कारण इस रेखा को मोड़ा गया है। और यहाँ पे जो ये अलास्का वाला पार्ट है, यहाँ से बेरिंग सागर से यहाँ से थोड़ा बहुत इसको मोड़ा गया, टिल्ट किया गया है,
ठीक है, तो 180 डिग्री रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि अगर इस तिथि रेखा के एक साइड आप कदम इधर रख लोगे, एक साइड कदम इधर रख लोगे, और जैसे आप इस साइड में पैर रखोगे वापस दूसरा वाला, तो आप एक दिन इधर एक दिन आगे हो जाओगे। जैसे मान लो इधर 29 तारीख है, तो इधर करोगे तो 30 तारीख हो जाएगी, वापस इधर पैर करोगे तो 29 तारीख हो जाएगी। इस तरह से तिथि रेखा का तात्पर्य यह है कि इसके एक भी पॉइंट उधर जाएंगे ना थोड़ा सा भी, तो वो डेट चेंज हो जाएगी वहां पे। निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? जो भूमध्य रेखा है वो कौन से देश से नहीं गुजरती? ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये सारे देश याद करने पड़ेंगे, सारे देश याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा देश भूमध्य रेखा पे स्थित है, और इसमें कोई रियायत नहीं है, ये याद करने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है। अगर प्रश्न आ गया ना तब बाद में अगर ये याद नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो कौन कौन से देश है। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, फिर साओ टोम हो गया और साओ टोम और प्रिंसिपे, ये पूरा एक ही देश है। फिर गेबोन हो गया, फिर कांगो रिपब्लिक हो गया, फिर कांगो गणराज्य हो गया। कांगो दो देश है, एक तो कांगो रिपब्लिक है और एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। एक युगांडा हो गया, एक केन्या हो गया, एक सोमालिया हो गया, एक मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया। तो ये सारे देश है जो भूमध्य रेखा पे स्थित है। तो इसको आप थोड़े शॉर्ट तरीके से याद कर रख सकते हो, इसको अगर लिख सकते हो जैसे ई कोब्रा, ठीक है, सागे काका, ठीक है, यू केसो और मा इकी, मा इकी। ये चार लाइन याद करो, इकोब्रा, सागे काका, यू केसो, मा इकी। ई से क्या बनेगा? इक्वाडोर, को से कोलंबिया, ब्रा से ब्राजील। इकोब्रा हो गया, फिर सागे काका से सा से तो साओ टोम और प्रिंसिपे, गे से मतलब गेबोन, का से मतलब कांगो रिपब्लिक और का से मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर यू का मतलब युगांडा, के से मतलब केन्या और सो से मतलब सोमालिया। फिर मा से मालदीव, ई से इंडोनेशिया और की से किरिबाती। 2-3 बार इनको जब आप लगातार पढ़ोगे, इकोब्रा, सागे काका, यू केसो, मा इकी, तो बाद में आपको ये चीजें याद हो जाएगी। या ये देश आप अपने तरीके से याद करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे ऊंडा भी वही है, कौन सा है वो? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो कौन सा होगा? तो हम सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और कितना बड़ा है? तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000। मतलब आपको 1 करोड़ बनाने के लिए ऐसे 3,42,000 जैसे कितने चाहिए? ऐसे चाहिए होंगे आपको 30 पार्ट चाहिए ऐसे। फिर 1 करोड़ बनाने के लिए 30 चाहिए, फिर 16 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 16 48 480, मतलब लगभग 500 गुना बड़ा है राजस्थान से। राजस्थान से बात करें तो कितना बड़ा है? लगभग 500 गुना बड़ा है। इतना बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर पूरे धरती पर जो महासागरीय भाग है या जलीय भाग है उसका कितना हिस्सा ओनली प्रशांत महासागर में है? तो 45%, लगभग 45% से भी ज्यादा, लगभग 46% हिस्सा है ना ओनली प्रशांत महासागर का है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तुर्की किसके मध्य स्थित है? तुर्की देश है ना, वो कौन कौन से सागर या महासागरों के मध्य स्थित है? काला सागर, एक साइड तो काला सागर है, दूसरे साइड क्या है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, स्वेज नहर या भूमध्य सागर। तो किसके मध्य है तुर्की? तुर्की है देखो जो काला सागर और एजियन सागर। एजियन सागर कह सकते हैं, एजियन सागर भूमध्य सागर का ही भाग है एक तरीके से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारे सामने देखो तुर्की का मैप आ गया। किसका मैप आ गया है? तुर्की का मैप आ गया है। और ये हमने वर्ल्ड एटलस का मैप लिया है, तो थैंक यू वर्ल्ड एटलस, ये आपका मैप हमने उपयोग किया है हमारे वीडियो में। तो देखो ये हमारे सामने तुर्की है, ठीक है। यहाँ पे काला सागर या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक सी, ब्लैक सी। और ये वाला तुर्की वाला भाग, ठीक है। और ये वाला है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी का जो इधर वाला भाग है ना, इसे कहते हैं एजियन सागर। तुर्की किसी के मध्य है? काला सागर और मेडिटेरियन सागर के बीच में होगी ना। और ये वाला जो पार्ट है
ये कौन सा सागर है, यहाँ पे जो पानी दिख रहा है ना ये वाला, ये है मरमरा सागर। कौन सा सागर है, मरमरा सागर। और यहाँ पे कौन सा है, काला सागर। यहाँ पे मरमरा सागर, यहाँ पे काला सागर। अब मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने के लिए ये देखो यहाँ पे जलसंधि है। एक सेकंड, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा क्लियरली दिख सके। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये कौन सी जलसंधि है जो काला सागर को और मरमरा सागर को जोड़ती है, वो है बास्पोरस जलसंधि। कौन सी है, बास्पोरस जलसंधि। और यहाँ पे ये एजियन सागर है और यहाँ पे हमने देखा कि मरमरा सागर है। अब यहाँ से देखो ये पानी निकल रहा है, ये पानी, ये जलसंधि कौन सी है, तो ये जलसंधि है ड्रेडनलेस जलसंधि। कौन सी, ड्रेडनलेस जलसंधि। ठीक है, याद करना थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन याद तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब काला सागर और एजियन सागर, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है बास्पोरस जलसंधि, और मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है ड्रेडनलेस जलसंधि। और तुर्की है वो एक तो काला सागर के मध्य और मेडिटेरियन सागर के मध्य है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो काला सागर और एजियन सागर के मध्य भी इसे कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नील नदी का डेल्टा सर्वोत्तम उदाहरण है। नील नदी का डेल्टा है ना, वो किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है, पंजाकार डेल्टा का, चापाकार डेल्टा का, ज्वार नदमुख डेल्टा का, या रुंडित डेल्टा का। तो नील नदी का डेल्टा है वो किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है, ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है, चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। कौन सा, जो नील नदी का डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, और ये हम आपके सामने नील नदी दिख ही रही है आपको। तो ये कहाँ से निकलती है, जो विक्टोरिया झील है ना, इससे निकलती है। व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है, उसके बाद में साउथ सूडान होते हुए सूडान, इसके बाद में यहाँ पे देखो ये ब्लू नील मिल रही है, यहाँ से ये लेक टाना से निकलती है ब्लू नील, और ये यहाँ आके सूडान की राजधानी जो खार्तूम है ना, खार्तूम के आसपास व्हाइट लेक और नील नहीं व्हाइट न नीली नील और ब्लू नील, नीली नील यानी ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिल जाती है खार्तूम के आसपास। फिर यहाँ से होते हुए बाद में मिस्र में प्रवेश करती है, और मिस्र में प्रवेश करके सीधी बाद में ये मेडिटेरियन सागर या भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में ये गिरती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रीगा की खाड़ी अलग करती है, जो रीगा की खाड़ी है ना वो किसको किससे अलग करती है, फिनलैंड को स्वीडन से, फिनलैंड को एस्टोनिया से, एस्टोनिया को लातविया से, या लिथुआनिया को लातविया से। तो रीगा की खाड़ी किसको किसको अलग करती है, तो एस्टोनिया को लातविया से अलग करती है। रीगा की खाड़ी है ना वो एस्टोनिया को लातविया से अलग करती है। किस प्रकार अलग करती है देखते हैं। तो ये हमारे सामने रीगा की खाड़ी आ गई है। क्या आ गई है, रीगा की खाड़ी। वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो बहुत छोटा पार्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ रीगा की खाड़ी को लिया, इस कारण इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये वाला जो है ना ये रीगा की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, और ये पे कौन सा है, ये एस्टोनिया है। ये कौन सा देश है, एस्टोनिया। और ये कौन सा है, ये है लातविया। अब देखो एस्टोनिया और फिनलैंड को कौन अलग करती है, एस्टोनिया और फिनलैंड को कौन अलग करती है, तो ये करती है गल्फ ऑफ फिनलैंड, यानी फिनलैंड की खाड़ी अलग करती है। और जो गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, इसके जो इधर वाला पार्ट है, यानी अगर बात करें पूर्वी पश्चिमी हिस्सा, तो यहाँ पे जो सागर है वो कौन सा सागर है, ये बाल्टिक सागर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस द्वीप से अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है, कौन सा एक द्वीप है जहां से अगुलहास धारा आती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, बाद में दो पार्ट हो जाते हैं उसके, जावा, आइसलैंड, क्यूबा और मेडागास्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो मेडागास्कर द्वीप है वहां से अगुलहास धारा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। तो देखो ये देखो अपना साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अफ्रीका क्या कहें, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में देखोगे तो यहाँ पे मोजाम्बिक है। क्या है, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक से थोड़ा पूर्वी हिस्से में द्वीप देखोगे, बड़ा जैसा द्वीप है, आसानी से दिख जाता है, ये है मेडागास्कर द्वीप। तो जो अगुलहास धारा आती है वो इधर से आती है, तो वो एक पार्ट तो इधर बढ़ जाता है, इसका एक दूसरी साइड हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ से मेडागास्कर द्वीप से अगुलहास जल धारा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है, समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण, ओजोन परत में छेद होने के कारण, या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। किस कारण से, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना चंद्रमा की, उसके कारण ज्वार भाटा आता है, क्योंकि
वो जो पृथ्वी को जो चीज अपनी तरफ खींचता है, तो पानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे वो ऊंचाई पे जाता है, और पृथ्वी वापस उसको अपनी तरफ से खींचती है, तो फिर भाटा आता है, यानी वापस वो पृथ्वी की तरफ आता है। तो इस कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इन विकल्पों में से। तो आंसर डी हो जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिकी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है गतिकी सिद्धांत। ये किसने प्रतिपादित किया? हेरिस ने, एआरी ने, हेवेल ने या लाप्लस ने? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो गतिकी सिद्धांत है, ये याद रखने वाली बातें हैं, ये किसने प्रतिपादित किया था? ये लाप्लस साहब ने प्रतिपादित किया। किसने? लाप्लस साहब है, इन्होंने गतिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या नाम है? गतिकी सिद्धांत। और प्रगतिशील तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम हेवेल ने। प्रगतिशील तरंग का सिद्धांत विलियम हेवेल ने दिया था। और स्थिर तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये हैरिस ने दिया था। प्रगतिशील तरंग का सिद्धांत तो हेवेल ने तो प्रगतिशील तरंग का सिद्धांत दिया है, और स्थिर यानी एक जगह स्थिर तरंग का सिद्धांत दिया है हैरिस ने। किसने दिया है? हैरिस ने। मानव जाति का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो मानव जाति का जो जन्म स्थल है वो कहाँ माना जाता है? मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो अफ्रीकन महाद्वीप बना, जितने भी पुरातत्वविद है, जितना भी जो भूगोल वेता तो नहीं कह सकते, जो पुरातत्ववेदा है, वो ये मानते हैं कि मानव जाति का जन्म स्थल है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? यानी उस महाद्वीप की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिण अमेरिका? तो इनमें से कौन सा है जो सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है वो सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, यानी समुद्र तल से उस एवरेज उसकी ऊंचाई है ना, वो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका की है। कितनी है? ये है 1846 मीटर। कितनी है? 1846 मीटर। वहीं अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की ऊंचाई है 923 मीटर। कितनी है? 923। अंटार्कटिका की 1846 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा कौन सा महाद्वीप होगा? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। यह पर्टिकुलर एक बिंदु की बात नहीं हो रही है, पूरे महाद्वीप का एवरेज निकाला जा रहा है ना। उसके बाद सबसे ऊंचा कौन सा है? तब अंटार्कटिका है। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में है, जो माउंट एवरेस्ट है वो तो एशिया में है, लेकिन वो तो एक बिंदु हो गया ना, एक बिंदु सबसे ऊंचा एशिया में है। लेकिन ओवरऑल महाद्वीप की ऊंचाई के मामले में अंटार्कटिका आता है। क्या आता है? अंटार्कटिका। ये जो जनशून्य महाद्वीप है वो वाला। निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलबद्ध है? यानी स्थलबद्ध का तात्पर्य क्या होता है? यानी जिस देश की सीमा किसी भी समुद्री किनारे से नहीं लगती उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। इथोपिया, मोजाम्बिक, अंगोला या नामीबिया? तो इसका आंसर क्या होगा? जो इथोपिया देश है ना, इथोपिया, उसकी सीमा किसी भी मतलब समुद्र से नहीं लगती या सागर से नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या होगा? इथोपिया होगा। इथोपिया होता है ना। तो ये देखो हमारे सामने साउथर्न जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका मैप आ गया है। तो इसमें देखो क्या क्या है? मोजाम्बिक तो हमें पता है कि ये इसके समुद्र लग रहा है अच्छे भले। मोजाम्बिक की इस साइड में कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप ही मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, एक मेडागास्कर द्वीप है। और इसके बाद में एक अंगोला। तो अंगोला कहाँ है? ये अंगोला, इसके भी समुद्र लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसके बाद में नामीबिया, तो ये नामीबिया, ये वाला नामीबिया है, तो इसके भी समुद्र लग रहा है, तटीय देश है ये भी। लेकिन इथोपिया कहाँ पे? तो देखो इथोपिया कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला इथोपिया। तो ये इथोपिया की सीमा है। इधर देखो इरिट्रिया से सीमा लगा रहा है, फिर सूडान से लगा रहा है, फिर साउथ सूडान से लगा रहा है, फिर कीनिया से लगा रहा है, फिर सोमालिया से लगा रहा है। लेकिन कहीं भी ये समुद्र से सीमा नहीं लगा रहा है। ठीक है, इस कारण ये क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आपको अफ्रीका के जो लैंडलॉक कंट्री उनको एक बार देख लेना है। तो इसमें देखो चाड देश है, ये नहीं लगा रहा कहीं भी सीमा, तो ये भी लैंडलॉक हो गया। फिर नाइजर, ये भी लैंडलॉक है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, ये भी लैंडलॉक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये लगा रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लग रही है इसकी, तो इधर तो लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। इसके बाद में ये युगांडा नहीं लगा रहा। साउथ सूडान की तो समुद्री सीमा लग रही है, लेकिन साउथ सूडान की नहीं लग रही है ना। तो ये कुछ प्रमुख देश है जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। और जिस देश की समुद्री सीमा नहीं होती ना, उस देश को एक तरीके से दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि समुद्री सीमा के माध्यम से ही जो व्यापार है वो सुगम होता है।
अगर समुद्री सीमा नहीं होगी तो उस वो डिपेंडेंट ही रहेगा। जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को किसी भी, जैसे अमेरिका से कोई भी सामान मंगाना है तो उसे भारत पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर जैसे अपने मध्य एशियन कंट्रीज हो गई, कौन सी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है तो इन देशों को भी व्यापार करने में काफ़ी दुविधा होती है। यूरोप का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पोपा, अल्ब्रूस, किलिमंजारो या मैसिप? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है अल्ब्रूस। कौन सा है? अल्ब्रूस जो चोटी है, अल्ब्रूस चोटी वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो तंजानिया में किलिमंजारो हुआ है वो सबसे चोटी है। अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट मैसिप अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को। एशिया की आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि वो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है अल्ब्रूस। इस प्रकार हमने जो सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो देख ली है। वायुमंडल में हीलियम गैस का कितना प्रतिशत है? यानी वायुमंडल में जो हीलियम गैस है उसकी मात्रा कितना प्रतिशत है? 0.03%, 0.0018, 0.0005, 0.4 टाइम 06। तो इसका आंसर क्या होगा? वायुमंडल में जो हीलियम गैस है ना वो बहुत ही कम है। बहुत कम कितनी है? बहुत कम, ये चलो कि 0.0005, यानी 0.0005%। ये कौन सी गैस है? ये हीलियम गैस का प्रतिशत है। कौन सी गैस का? हीलियम गैस का। अच्छा, ऑर्गन कितनी है? तो 0.03% ऑर्गन है। नियोन कितनी है? तो 0.0018% नियोन है। और ओजोन कितनी है? तो ओजोन तो 4 दफा तो 0 आएगा पहले पॉइंट के बाद में, और उसके बाद में 6 आएगा। इतनी ओजोन है, ठीक है। तो इन गैसों में सबसे कम मात्रा किसकी होगी? तो इन गैसों में तो सबसे कम मात्रा ओजोन की होगी। किसकी होगी? ओजोन की होगी। पोलर स्टलीज किस प्रकार की हवाएं हैं? हवाएं चलती है पोलर स्टिलीज। पोलर का मतलब ध्रुव, यानी ध्रुवों से ओर से चलने वाली हवाएं। किस प्रकार की हवाएं होंगी? गर्म शुष्क होगी, शीत शुष्क होगी, वर्षा ऋतु स्थानीय। तो देखो, अगर ध्रुवों की तरफ से कोई हवा आ रही है, ध्रुव तो पृथ्वी के सबसे ठंडे जगह हैं, तो वहां से जो हवाएं आएगी वो तो शीत ही आएगी, ये तो क्लियर है। और वहां से शुष्क हवाएं आएगी। किस प्रकार की? शीत शुष्क हवाएं आएगी, ठंडी शुष्क हवाएं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। और ये इन हवाओं को कहते क्या है? पोलर स्टिलीज। क्या कहते हैं? पोलर स्टिलीज कहते हैं। हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? जो हेडली सेल शब्द है वो किससे संबंधित है? पवन तंत्र से, भूकंप संभावित क्षेत्र से, ज्वालामुखी गतिविधि से या ज्वार रचना से? तो हेडली सेल शब्द किससे संबंधित है? तो हेडली सेल शब्द है वो पवन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पवन तंत्र से। किससे है? पवन तंत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित नेहरू? तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद रियासत को हमें पता है कि हैदराबाद ने पहले भारतीय संघ में विलय होने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल और जो हमारे वीपी मेनन साहब है इनके प्रयासों से हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया। तो इन्होंने एक ऑपरेशन पोलो करके चलाया था और जिसके माध्यम से इसका विलय भारत में हुआ। ये कब किया गया? तो ये किया गया था नवंबर 1948 को। कब किया गया? नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत है उसका भारतीय यूनियन में विलय किया गया था और इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, आपको पता ही है। मंत्री राष्ट्रपति न्यायाधीशों के लिए शपथ संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए? यानी मंत्रियों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति साहब के लिए, न्यायाधीशों के लिए जो शपथ संबंधी प्रावधान है ना, संविधान की कौन सी अनुसूची में दे रखे? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? तो शपथ संबंधी प्रावधान हमने रट के रखा है। जो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो शपथ से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, ठीक है। तो तीसरी किसे होगी? शपथ। और किसकी शपथ? राष्ट्रपति साहब की, मंत्री की, न्यायाधीशों की शपथ के बारे में इसमें प्रावधान किए हुए हैं। अनुसूची 1 में क्या दे रखा है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या दे रखा है? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान
मुख्य पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते के प्रावधान है वो अनुसूची 2 में दे रखे हैं, और जो अनुसूची 4 में क्या दे रखा है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के संबंध में प्रावधान अनुसूची 4 में दे रखा है। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? अब यही प्रश्न आ गया ना, पिछली बार चौथी अनुसूची में बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मतलब चौथी अनुसूची है ना, उसमें राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन का उल्लेख किया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में इसका आंसर हो जाएगा। यानी संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी अनुसूची 4 में इस प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। रोग एलिफेंट एक किताब है, हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी। रोग एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन डेनियर, अतुल कोहली, सुदीप ताप कविराज या सुनील कुमार? तो रोग एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है साइमन डेनियर साहब। किसने लिखा है किताब? ये लिखी है साइमन डेनियर साहब ने लिखी है। और इसको रोग एलिफेंट से याद रखो। क्या नाम याद रखोगे? रोग एलिफेंट। ठीक है, याद रह जाएगा। बाद में हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी एक बार पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं रिलेट कर ही लोगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार वाणिज्य से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? भाग 13, भाग 12, भाग 14 या भाग 15? कौन सा भाग व्यापार वाणिज्य से संबंधित है? तो जो संविधान का भाग 13 है ना, वो डील किससे करता है? व्यापार वाणिज्य, है ना, इससे संबंधित है। किससे? व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। तो भाग 13 में अनुच्छेद कौन कौन से दे रखे हैं? तो आर्टिकल 301 से लेके 307 है ना, ये भाग 13 से संबंधित है। और भाग 13 में दे रखा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम करने से संबंधित प्रावधान 301 से 307 में दे रखे हैं, या यूं कहे भारत भाग 13 में दे रखे हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना को कंठस्थ कर लेना है। उम्मीद आपने कर लिया होगा। तो इसमें से कौन सा शब्द उसमें से नहीं है? विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो इसमें क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किन किन स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विश्वास है, धर्म और उपासना, तीनों शब्द तो आ रहे हैं, भाषा शब्द कहाँ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में भाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित है। ठीक है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो पहली बात तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। कब? राष्ट्र की एकता और अखंडता होने की स्थिति में, संसद और न्यायपालिका की अवमानना या मानहानि करने पे, लोक व्यवस्था या शिष्टाचार सदाचार के आधार पे, इन सारे आधारों पे। तो इन सारे ही आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर बात किसकी हो? राष्ट्र की एकता की हो, राष्ट्र की अखंडता की हो, तब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा संसद और न्यायपालिका की अवमानना करी जाएगी तो इस पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और लोक व्यवस्था या शिष्टाचार सदाचार के मामले में भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमें पता है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 क्लोज 2 है ना, उसके अंदर वाक और अभिव्यक्ति की युक्तिगत निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। और 19 में कितनी प्रकार की, लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक और अभिव्यक्ति की हो गई, इसके बाद संघ बनाने की हो गई, कहीं भी घूमने की हो गई, व्यापार करने की हो गई। तो ये सारी स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसका उपयोग करते हुए तो आजकल मतलब कितने गलत कार्य हो रहे हैं। मतलब इस स्वतंत्रता के नाम पे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी चल रहा है मार्केट में, तो इस पे युक्त प्रतिबंध तो बिल्कुल आवश्यक है, अन्यथा तो। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? कौन सा अधिकार है जो मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मानव के दुर्व्यवहार को कौन रोकता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो मानव के दुर्व्यवहार को रोकता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो आर्टिकल 23 और 24 है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और मानव के दुर्व्यवहार का संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल किस में दे रखा है? आर्टिकल 23 में दे रखा है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से या झारखंड से?
तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई, अजमेर से हुई, ब्यावर से हुई, और ये अपने मेधा पाटकर जी इन्होंने इसमें योगदान दिया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में, सही है। समान नागरिक संहिता की बात की गई आर्टिकल 44 में, यह भी सही है। कृषि और पशुपालन की बात आर्टिकल 48 में की गई है, बिल्कुल सही है। और न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 51 में थोड़ी है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित है। तो आर्टिकल कौन सा होगा इसमें? आर्टिकल 50 होगा, जो किससे डील करता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण करने की बात कौन सा करता है? आर्टिकल 50 करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व तो किसमें दे रखा है? 40 में। समान नागरिक संहिता, तो समान की बात का आ रही तो 2 बार 4 आ रहे हैं, समान समान, तो समान नागरिक संहिता 44 में। इसके बाद कृषि और पशुपालन 48 में दे रखा है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण आर्टिकल 50 में दे रखे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किसमें करी गई है? आर्टिकल 51 में करी गई है। निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अब देखो आ गया ना 48, 49, 50 या 51, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 51। जो आर्टिकल 51 है वो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा? आर्टिकल 51। और 51 कै में क्या दे रखा है? तो जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, वो 51 कै में दे रखे हैं। राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पे रहता है, ठीक है, ये पता है हमें कि राष्ट्रपति साहब 5 साल के लिए पद पे रहते हैं। लेकिन वो कब से काउंट करते हैं? अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद द्वारा निर्धारित कोई डेट होती है, बोले इस तारीख से कर लो? क्या जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया है उस दिन से, या फिर निर्वाचन आयोग कोई डेट कहेगा कि भाई इस दिन से आपके 5 साल काउंट होंगे उस दिन से? तो इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति साहब अपने पद पर 5 साल तक रहते हैं। कब से? जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया ना उस तिथि से। किस तिथि से? जिस तिथि को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है उस तिथि से 5 साल तक वो अपने पद पे रहते हैं, ठीक है। और लेकिन वो बीच में भी पद को त्याग कर सकते हैं, वो स्वेच्छा से पद त्याग कर सकते हैं, या पर उन पे किसी प्रकार का महाभियोग लगाया जाता है ना, या फिर मान लो वो मतलब राष्ट्रपति साहब रहे ही नहीं, ठीक है, उस परिस्थिति में 5 साल से पहले भी वो पद से हट सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये 5 साल पूरे हो गए और पद ग्रहण की तिथि से ही 5 साल पूरे हो गए, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी अभी तक आया नहीं, तो इस परिस्थिति में जब तक नया व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता, भले ही 5 साल हो जाए, तब भी वो पद पे बने रहते हैं। और वैसे 5 साल की काउंटिंग करनी हो तो जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया उस तिथि से 5 साल की काउंटिंग की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति की नहीं, उपराज्यपाल तो सिर्फ सलाह देगा, और राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा या उपराज्यपाल के द्वारा। तो देखो दिल्ली में राज्यपाल तो होता नहीं, तो पहले वाला तो एलिमिनेट होना स्वाभाविक है। इसके बाद में बचता है उपराज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति करते कैसे हैं? इसके लिए उपराज्यपाल उनको सलाह देगा, और उस सलाह के अनुसार वो राष्ट्रपति दिल्ली के सीएम की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। और अरविंद केजरीवाल की नियुक्ति किसने करी थी? तो भारत के राष्ट्रपति साहब ने करी थी, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और ऐसे प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं, कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? तो संविधान का जो आर्टिकल है 239 कै, क्या है? 239 कै, और उसका जो सबसेक्शन है 5, उसके अंदर ये प्रावधान दे रखे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 या आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव से, या राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव से। तो देखो जो आर्टिकल 66 है वो राज्य विधानसभाओं से तो डील ही नहीं करता है, तो इसका मतलब सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव तो हमने देखा 55, 56, 57, 58 वहीं पे देख लिए थे, तो इस कारण ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ले देखे उपराष्ट्रपति के चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव है ना, वो आर्टिकल 66 से संबंधित है, यानी आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब ये बताओ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है और वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका सत्रावसान न हो? यानी इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो तभी प्रभाव में होगा, तभी इफेक्टिव होगा जब लोकसभा चल रही हो, यानी लोकसभा अगर है ही नहीं तब वो प्रभाव में नहीं रहेगा। कौन सा होगा? 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 2, 75 क्लोज 3 या 75 क्लोज 4? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 क्लोज 3। और 75 क्लोज 3 में दे क्या रखा है?
75 क्लोज में दे रखा है जो मंत्री परिषद होती है ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब जब लोकसभा अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब लोकसभा बैठी हुई नहीं है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो जब लोकसभा रहेगी, प्रभाव में रहेगी, तभी तो उसके प्रति उत्तरदायी हुआ जाएगा ना। तो इस कारण जो आर्टिकल 75 क्लोज 3 है वो तभी प्रभाव में होता है जब लोकसभा चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, 75 क्लोज 1 में क्या दे रखा है? 75 क्लोज 1 में दे रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति साहब करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब भी करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। ठीक है। और बाद में 75 क्लोज 2 में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति साहब के प्रसाद पर्यंत ही पद पे रहेंगे, मतलब जब तक राष्ट्रपति साहब मंत्री को प्रसाद देते रहेंगे तब तक वो पद पे रहेंगे। और अगर 75(4) की बात करें तो इसका तात्पर्य क्या है कि मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसकी शपथ दिलाएगा? पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो प्रश्न आया भी था एग्जाम में कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? तो ये पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये योजना कब शुरू की गई? 1993 में, 2000 में, 2009 में या 2018 में? तो इसका आंसर क्या होगा? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये 2018 में शुरू की गई। अच्छा, ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने की आवश्यकता क्या थी? जैसे मान लीजिए राशन कार्ड किसके लिए होता है? राशन कार्ड का उपयोग लाभ किसको मिलता है? जो गरीब व्यक्ति होता है वही तो करता है ना। अब गरीब व्यक्ति कहाँ रहता है? बिहार से कोई बंदा है, ठीक है, और बिहार से कोई बंदा है और मान लीजिए वो महाराष्ट्र काम करने के लिए आया हुआ है, राजस्थान काम करने के लिए आया हुआ है। अब वो बंदा यहाँ पे तो उसको राशन कार्ड से सामान मिल नहीं रहा, यहाँ पे तो उसको महंगा मिल रहा है सामान। जैसे मान लो गेहूँ उसको 30 रुपये पड़ रहे हैं, अब उसके पास इतनी पोटी है नहीं कि वो 30 रुपये दे के गेहूँ खरीद सके। तो इस परिस्थिति में सरकार ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने कहा कि बिहार का राशन कार्ड हो, कहीं का भी राशन कार्ड हो, इन सारे राशन कार्ड को इंटीग्रेट कर दो, एक जगह कर दो, है ना। यानी एक राष्ट्र का एक देश का एक राशन कार्ड बना दो और कहीं से भी वो बंदा ले सकता है। जो उसकी लिमिट होती है ना, उतनी रास्ते मतलब उतना अमाउंट का है, उतनी मात्रा का राशन वो कहीं से भी ले सकता है। तब ये इस समस्या का समाधान करने के लिए ये योजना शुरू की गई। तो ये कब की गई? तो अभी चर्चाओं में रही है काफ़ी दिनों से। कोरोना काल में तो स्पेशली चर्चा में रही थी। कोरोना काल था ना, इसमें तो ये योजना काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि इस परिस्थिति में जो गरीब व्यक्ति थे वो काफ़ी परेशान हुए थे। तब मतलब सरकारें भी एक्टिव हुई और इस संदर्भ में उन्होंने अच्छा कार्य भी किया। तो ये योजना कब की है? तो ये वर्तमान की 2018 की योजना। कब की है? 2018 की योजना है। और ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, और पीडीएस का मतलब आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, पीडीएस का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये शुरू कब की गई? अप्रैल 2018 में ये योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसकी सेवा को शामिल नहीं किया जाता? जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें पता है जो देश की उत्पादित अंतिम इकाई और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, लेकिन किसकी सेवा इसमें शामिल नहीं है? शिक्षक की, डॉक्टर की, सीए की या गृहिणी की? तो देखो इसमें शिक्षक की तो शामिल होती है, डॉक्टर की भी होती है, सीए की भी होती है, लेकिन जो गृहिणी होती है, जो कामकाजी महिला है, अपने घर में कार्य करती है, तो उसकी सेवा के मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसका वैल्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, 4 व्यक्ति एक परिवार में, ए और बी, और इनके 2 बच्चे हैं, सी और डी, ठीक है। अब ए मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करता है और 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और बी है उसकी वाइफ है और वो गृहिणी है, वो कार्य नहीं करती, वैसे प्रैक्टिकली कार्य नहीं करती लेकिन घर का कार्य करती है। अब ये क्या है? अब ये कार्य करेगी घर पे जो भी, तो इसके वैल्यूएशन, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए ये गृहिणी किसी कंपनी में कार्य करती और यहाँ इसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? खाना बनाने के लिए एक मेड रखेगी, वो 20,000 रुपये लेगी इससे। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए रखेगी, वो 10,000 रुपये ले रहा है। तो इस तरह से अगर ये जॉब करती तो ये दूसरे बंदों को औपचारिक रूप से रखती, तब उनकी सैलरी तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती,
लेकिन ये जॉब नहीं कर रही है और घर का ही कार्य कर रही है, इसको कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को, जो इसके कार्य की वैल्यू है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल है। कायदे से तो करना चाहिए लेकिन कैलकुलेशन करना मुश्किल है, इस कारण से सरकार शामिल नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गृहिणी। निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? यानी भारत का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि करना, औद्योगिक वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, या रोजगारों का सृजन करना। तो देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि करना तो होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा आत्मनिर्भर बनना बिल्कुल होता है देश का उद्देश्य, रोजगार सृजन करना भी उद्देश्य होता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि करना उद्देश्य नहीं होता कतई। जनसंख्या नियोजित करना हो सकता है, वो भी आर्थिक प्लानिंग में का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि करना तो कतई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिला स्तरीय आयोग की सुनवाई की सीमा। जिला स्तरीय आयोग की बात किस संदर्भ में करी जा रही है? तो ये उपभोक्ता मामले की में कर रही है। उपभोक्ता मामले में जो जिला स्तरीय आयोग होता है, उस आयोग की जो सुनवाई की सीमा है वो कितने रुपए है? 1 करोड़ रुपए तक के मामले, 50 लाख तक के मामले, 2 करोड़ तक के, या 5 करोड़ तक के? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 50 लाख रुपए तक के मामले है ना, वो जिला स्तरीय आयोग द्वारा किया जाता है। पहले एक्चुअली 2019 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मॉडिफिकेशन किया था, उसमें जिला स्तरीय आयोग है ना, उसकी सीमा बढ़ा के कर दी थी 1 करोड़। लेकिन बाद में मामले, देखिए ये तो सीमा ज्यादा हो गई, इस कारण इस बोझ को कम करने के लिए इनकी सीमा वापस घटा के 2022 में, 2021 के एंड में इसे 50 लाख किया गया। और वर्तमान में कितनी जिला स्तरीय आयोग की सुनवाई की सीमा? ये 50 लाख रुपए है। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं जैसे तो वो कौन से खाते पे आपको ब्याज नहीं देंगे? जैसे आपने खाता खोल रखा है, तो कौन से प्रकार के खाता है जिसपे वो ब्याज नहीं देंगे? बचत खाते पे, चालू खाते पे, सावधि जमा खाते पे, आवर्ती जमा खाते पे। तो कौन से खाते में नहीं देंगे बताओ? तो बचत खाता क्या होता है? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे तो ब्याज मिलता ही है। जैसे आपने मान लो सेविंग अकाउंट सबके होते हैं, सामान्यतः सेविंग अकाउंट हर व्यक्ति के होते हैं, और जो आप पढ़ रहे हो आपके तो होना स्वाभाविक है ही है। तो आप देखोगे आपको ब्याज दिया जाता है। हालांकि ब्याज रेट इतनी ज्यादा नहीं होती, 3.5-4% के आसपास वर्तमान में रेट चल रही है, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत ब्याज दिया जाता है। अब चालू खाते पे ब्याज दिया जाता है कि चालू खाता क्या है? चालू खाते में आप पैसा डालो, अभी डालो, 10 मिनट बाद में निकाल दो, 10 मिनट बाद वापस डाल दो। तो इस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं दिया जाता है, सामान्यतः नहीं दिया जाता है। दिया जाता तो बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। सावधि जमा खाता क्या होता है? सा अवधि मतलब से अवधि, अवधि के साथ में, यानी जो आप एक टाइम लिमिट के अनुसार पैसे जमा कराते हो उसे सावधि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी करवाते हैं ना, सुना होगा ना, बड़े बूढ़े करवाते हैं एफडी। तो वो एफडी क्या है? वो सावधि जमा, यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। जैसे आपने 1 साल के लिए एफडी करा दी, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, है ना, इस पे बैंक आपको मान लो 7.5% ब्याज देगा। तो आपके साल के एंड में कितने हो जाएगा? 1,07,500 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? इसे सावधि जमा खाता कहेंगे। आवर्ती जमा खाता किसे कहते हैं? आवर्ती का मतलब है कोई चीज बार बार आ रही है ना। तो आवर्ती जमा खाता कौन सा होता है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा आरडी। आरडी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम तक आप लगातार पैसे जमा करते रहो, थोड़े 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 थोड़े, और जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में जितने पैसा आपने जमा किया वो और उस पर जो ब्याज बना है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं आरडी। यानी जो कंसिस्टेंटली जमा करना चाहते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? आरडी करेंगे। जैसे मान लो आप विद्यार्थी हो, आपको 2,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, आप चाहते हो 500 रुपये की आरडी हर महीने आरडी करवा दो बैंक में, तो आप हर महीने 500 रुपये जमा कराओगे, 12 महीने में आप 6,000 रुपये जमा करवा दोगे, और 2 साल तक की आरडी करवाते हो तो 12,000 रुपये जमा करवा दोगे। अब 2 साल में जितना ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा। अब ये 12,000 रुपये आप एक साथ काम में ले सकते हो। इसे कहते हैं आवर्ती जमा खाता। तो आरडी में भी ब्याज मिलता है, एफडी में मिलता है, बचत खाते पे, सेविंग अकाउंट में मिलता है, लेकिन चालू खाते में नहीं मिलता। करंट अकाउंट, चालू खाता इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट पे नॉर्मली ब्याज नहीं देते हैं जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो, और बदले उल्टा इसके अगेंस्ट वो चार्जेस लगाते हैं। चालू खाता मेंटेन करने के लिए आपसे चार्जेस कलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने कब से शुरू किया था? गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है, उसने चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब से शुरू किया था? 1968, 1967, 1963 या 1969? तो इसने 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य शुरू किया था गंगानगर शुगर मिल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
लदान कृषि कहाँ की जाती है? जो लदान कृषि है वो कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में, जापान में, श्रीलंका में या जर्मनी में? तो लदान कृषि कहाँ की जाती है? जो इंडोनेशिया और मलेशिया वाला भाग है ना, वहाँ पे लदान कृषि की जाती है। किस नाम से? लदांग नाम से कृषि की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक कृषि प्रसिद्ध है टांग्या कृषि। क्या नाम है? टांग्या कृषि। ये कहाँ प्रचलित है? ये म्यांमार में प्रचलित है। एक चेना नाम की कृषि है। चेना कृषि कहाँ प्रचलित है? ये श्रीलंका में प्रसिद्ध है। और मिल्पा है वो मेक्सिको और मध्य अमेरिका वाला भाग है, उधर मिल्पा प्रसिद्ध है। रोका कहाँ की खेती है? ये ब्राज़ील में जो स्पेशल खेती की जाती है उसे रोका कहते हैं। तो इस प्रकार से लदान कृषि इंडोनेशिया की, टांग्या म्यांमार की, चेना श्रीलंका की, मिल्पा मेक्सिको की और रोका ब्राज़ील की कृषि है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? यानी भारतीय इकोनॉमी में बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद में किसका है? उद्योग का है। और सबसे कम किसका है? सेवा का है, नहीं वो कृषि का है। तो अब उद्योग की बात करें तो उद्योग के कई उपक्षेत्र हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किसका योगदान है? खनन और उत्खनन का, विनिर्माण का, बिजली गैस जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का, या निर्माण का? तो उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? ये है विनिर्माण का। किसका है? विनिर्माण का। कितना है? तो देखो सबसे पहले खनन और उत्खनन का देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो विनिर्माण का हो गया, ये तो आंसर हो गया हमारा। तो खनन का कितना है? खनन और उत्खनन का योगदान है भारत की जीडीपी में 2.3%, ठीक है। विनिर्माण का योगदान है 15.4%। बिजली गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान है 8%, नहीं 2.5%। और निर्माण का कितना है? 8% निर्माण का योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का, उसके बाद निर्माण का, उसके बाद में बिजली गैस जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाओं का, और उसके बाद खनन और उत्खनन का। इस प्रकार ये उद्योग के सब क्षेत्रों का योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदान 2A में किस जिले का कोई योगदान नहीं है? यानी जो कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, उन राजस्थान में से एक 2A नाम से कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका नाम क्या है? अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदान उसका नाम दिया गया है। इसमें कौन सा जिला का भाग नहीं आता? सीकर का, चूरू का, नागौर का या अलवर का? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो अलवर जिले का नहीं आता। क्योंकि हमें पता है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। सीकर आता है, झुंझुनू आता है, नागौर आता है और चूरू जिले का कुछ भाग आता है। यानी ये 4 जिले इसमें 2A में शामिल होते हैं। 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जोतों में औसत आकार कितना है? जो राजस्थान के जोत है ना, यानी राजस्थान के खेत का एवरेज आकार कितना है? 2.50 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 3.15 हेक्टेयर, 3.17 हेक्टेयर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2.73 हेक्टेयर राजस्थान में एवरेज जोत है। यानी कितने हेक्टेयर है? 2.73 हेक्टेयर का, ठीक है। तो ये किस प्रकार निकला जाएगा? तो देखो राजस्थान में टोटल एरिया कितना है जो बोया जाता है? तो राजस्थान में टोटल एरिया है जो बोया जाता है वो 208.73 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में टोटल संख्या कितनी है जोत की? तो लगभग 76.55 लाख जोत है राजस्थान में टोटल। अब 208.73 में 76.55 लाख का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.73 हेक्टेयर। यानी एक खेत का आकार कितना है? एवरेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 2.73 हेक्टेयर एवरेज आकार है एक खेत का, ठीक है। और ये लगातार धीरे धीरे खेत छोटे होते जा रहे हैं, छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी के 50 बीघा जमीन थी, उनके 2 बेटे हो गए तो वो 25-25 हो गई, फिर उनके आगे वाले बेटों में 2-2, 3-3 में बट गई। इस प्रकार एक जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहनी चाहिए, प्रश्न पूछनी चाहिए। तो विद्यार्थियों की रुचि बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कह रहा है कि प्रश्न पूछनी चाहिए। तो मैं आपसे लगातार प्रश्न पूछ रहा हूं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग भी आवश्यक है, चर्चा भी करनी जरूरी है, कहानी भी कहनी चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए। लेकिन अगर इसके अनुसार बता रहा है तो ये क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई बच्चा है, आप अध्यापक बन गए, अध्यापक बनने के बाद में कोई बच्चा आया और क्लास में वो लेट आता है तो लेट आते आप मतलब उसकी समस्या का समाधान कैसे करोगे? आगे वो लेट ना आए, उसे दंड देंगे, उसे घर भेज देंगे, उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, या उसे देर से आने का कारण जानेंगे? तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो क्या करेंगे? वो पूछेंगे कि भाई लेट कैसा हो गया आज तू, है ना? तो इससे उसका अगर स्वाभाविक कारण होगा तो वैसे ठीक है, अन्यथा
मतलब जो भी उपयुक्त तरीका होगा उसके उस तरीके से उसको समझाया जाएगा। तो किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका कारण ही जानेंगे। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रव्य साधन का, दृश्य साधन का, या श्रव्य और दृश्य साधनों दोनों का, इन सभी का। देखो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को थोड़ा आसान बनाना है, इजी बनाना है, तो आप श्रव्य साधन का उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दृश्य साधन का भी उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यानी आप इन सभी ही साधनों का उपयोग करके सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है इसे कैसे बना सकते हो? इसे आप आसान बना सकते हो, सीखना आसान बना सकते हो। निदानात्मक शिक्षण का क्षेत्र है, निदानात्मक शिक्षण का क्षेत्र कौन सा है? व्याकरण और उच्चारण, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, लेखन और वाचन, या ये सभी। तो निदानात्मक शिक्षण का यानी किन क्षेत्रों में निदानात्मक शिक्षण किया जा सकता है? तो इन सारे में किया जा सकता है। व्याकरण उच्चारण में भी किया जा सकता है, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में भी किया जा सकता है, लेखन और वाचन में भी किया जा सकता है। यानी ये सारे ही इसके आंसर हो जाएंगे। डगलस ई स्केटस, नाम क्या है? डगलस ई स्केटस। इन्होंने मूल्यांकन के विकास को कितने दशकों में बांटा है? तो इन्होंने मूल्यांकन के विकास को कुछ दशकों में बांटा है। कितने में? 5, 6, 4, 3। तो ये कह रहा है कि इसको 5 दशकों में बांटा है डगलस स्केटस ने। कितने में? 5 में। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्य को प्राप्त किया, ये कथन है। जेम्स एम ली, वेस्ले, डांडेकर या मैकलिश? तो ये डांडेकर साहब कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य का अंकन करना, मतलब जो क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, उसको डिफाइन करना, यही तो होता है ना मूल्यांकन। तो ये क्या कहते हैं? बालक ने किस सीमा तक, किस लिमिट तक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, ये जानना क्या होता है? ये मूल्यांकन होता है। और ये कौन कह रहे हैं? ये डांडेकर कहते हैं। कौन कहते हैं? डांडेकर कहते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति के अनुसार सर्वप्रथम मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 1, 4 या 2? तो प्रकृति के अनुसार कह रहे हैं कि मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के अनुसार मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के अनुसार मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। पद्धति का वह तरीका जिसके द्वारा पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? पद्धति का वह तरीका जिसमें क्या होता है? पठन सामग्री को व्यवस्थित कर लो, इसके बाद में जो निष्कर्ष प्राप्त कर लो, यह कथन किसका है? बाइनिंग, जॉन ड्यूई, हर्बर्ट वाट या फ्रैंक रोस्को? तो ये कह रहे हैं जॉन ड्यूई। कौन कह रहे हैं? जॉन ड्यूई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष को प्राप्त करना, ये कह रहे हैं जॉन ड्यूई कह रहे हैं। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। जो शिक्षण विधि है वो शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। कौन कह रहे हैं? बाइनिंग, जॉन ड्यूई, हर्बर्ट वाट या फ्रैंक रोस्को? तो ये कह रहे हैं बाइनिंग। बाइनिंग क्या कह रहे हैं? शिक्षण विधि है ना, वो शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, प्रोग्रेसिव कार्य है। कौन कह रहे हैं? बाइनिंग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बाइनिंग कह रहे हैं। आईएनजी लग रही है ना, आईएनजी लगती है तो प्रगतिशील ही होता है, तो गतिशील हो गया ना, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। और सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा पढ़ाया जाने लगा था? सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है इसको सबसे पहले कौन से देश में पढ़ाया गया? भारत, अमेरिका, कनाडा या जर्मनी? तो देखो ऐसे टॉट के सबसे पहले कौन करता है? तो ये अमेरिका ही तो करता है, क्योंकि विकसित देश इस प्रकार का कार्य शुरू करते हैं, तो अमेरिका ने शुरू किया था। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा पढ़ाया जाने लगा था? ये अमेरिका के द्वारा पढ़ाया जाने लगा था। इस प्रकार हमने पेपर 2 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और आपके लिए लाभदायक भी साबित हो रही है। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।